जय हिंद दोस्तों, अगर आपने भी इनकम कमाई है तो सरकार को आईटीआर भर के बताना पड़ता है कि मेरी इतनी इनकम है और मेरा इतना टैक्स है। आईटीआर के फॉर्म आपको पता होगा, आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होता है। अलग अलग इनकम के हिसाब से अलग अलग आईटीआर का फॉर्म भरना होता है। लेकिन अगर आपकी 16 सितंबर से पहले आईटीआर आपने नहीं भरी है या ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है तो पहले आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी, फिर ही आपको अपनी आईटीआर 3 का फॉर्म भरना है। दोस्तों, अगर आप एक बिजनेसमैन है, अगर आप एक अकाउंटेंट है, अगर आप एक टैक्स प्रोफेशनल हैं, तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम आपको बताएंगे कि ऑडिट शुरू से लेकर के लास्ट तक क्या प्रोसेस रहता है, किस सीए से आपको ऑडिट करवानी पड़ती है। दोस्तों, मिस्टर ए है और इसके फ्रेंड है वो मिस्टर बी है, वो एक सीए है, तो ए बी से आराम से ऑडिट करा सकता है। यहाँ पर कोई ऐसी बाउंडेशन सरकार की तरफ से नहीं है कि आप इससे ऑडिट करा सकते हो, इससे नहीं करा सकते हो। हालांकि फैमिली रिलेशन में एक फादर बेटे से या इस तरह से कोई है तो उससे वो ऑडिट नहीं करा सकते हैं। 31/3/2025 वाला फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 था। अगर आपकी सेल 1 करोड़ से ज्यादा है, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर हैं, अगर आपकी सर्विस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, अगर आप एक डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर हैं, तो आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से। उसके बाद ही आप अपनी आईटीआर 3 का फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में मैंने आपको बताया, अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक भी है और आप अपनी कैश सेल का 8% या ऑनलाइन सेल का 6% नेट प्रॉफिट दिखा देते हैं तो ना तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है, ना ही आपको टैक्स ऑडिट करानी है। और 50 लाख जो आपकी टर्नओवर है दोस्तों, वहां पर भी आप 50% से ज्यादा का प्रॉफिट दिखाते हैं तो ऑडिट नहीं करानी है। इस 50 लाख को 75 लाख कर दिया है और 2 करोड़ को 3 करोड़ कर दिया है। अगर आपकी सेल 95% से ज्यादा अदर देन कैश में आ जाती है तो कम से कम आपको अपना 6% प्रॉफिट दिखाना है। इसके अलावा 10 करोड़ तक की टर्नओवर पर भी ऑडिट की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सेल मतलब पैसा जो आ रहा है और आपकी परचेज और खर्चे 95% से ज्यादा दोनों के दोनों अदर देन कैश में आ जाते हैं तो आपको ऑडिट के लिए फॉर्म 3CD भरना होता है। इसके साथ में फॉर्म 3CA या 3CB जाता है। अगर आपकी कहीं और ऑडिट नहीं हो रही है तो फॉर्म 3CD और 3CB जाएगा। अगर आपकी कंपनी ऑडिट में, सोसाइटी एक्ट में कहीं पर भी ऑडिट हो रही है, 3CD के साथ में 3CA जाएगा। इसकी लास्ट तारीख 30 सितंबर थी, लेकिन मैंने बताया 16 सितंबर को तो टैक्स प्रोफेशनल अपनी आईटीआर से ही फ्री हुए थे, तो आप लोगों के लिए 14 दिन का टाइम बहुत कम था। 31 दिन का टाइम बढ़ा करके 45 डेज आपको टाइम दे दिया गया। अब आप 31 अक्टूबर तक अपनी आईटीआर ऑडिट को लगा सकते हैं। और इस ऑडिट वाली आईटीआर का वैसे तो 1 महीना ज्यादा टाइम मिलता था, लेकिन ऑडिट भी 31 अक्टूबर तक करनी है और उसकी आईटीआर भी 31 अक्टूबर तक करनी है। मैंने आपको बताया फॉर्म 3CBCD तो नॉर्मल ऑडिट के लिए जाता है और 3CACD अगर आपकी कहीं और भी ऑडिट हो रही है तो ये साथ में आपकी जाती है। 3CD आपका फॉर्म कॉमन रहने वाला है। दोस्तों, 3CD जो है इसके 44 पॉइंट होते हैं। पॉइंट 1 से लेकर के 44, 1 से लेकर के 8 तक तो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 10 से 12 पॉइंट्स ही होते हैं जो आपको मेन देखने पड़ते हैं, जो इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली लाइव एक एक पॉइंट को बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जो 3CD का PDF है उसको हमने बड़ी ही बारीकी से डिस्कस किया हुआ है एक डिटेल वीडियो में, उसको भी आप एक बार जरूर चेक करें कि एक सीए साहब कौन से पॉइंट में क्या क्या चीजें डालते हैं ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाएं। अब दोस्तों, प्रोसेस की बात मैं बताना चाहूंगा। 2 लॉगिन रिक्वायर्ड होते हैं। एक होता है एसएससी जिसकी ऑडिट हो रही है, जिसने टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा की है, और एक होते हैं सीए साहब जो ऑडिटर कहलाते हैं, जो आपकी टैक्स ऑडिट कर रहे हैं। इन दोनों की ही इनकम टैक्स के पासवर्ड और यूजर आईडी चाहिए होती है। अब दोस्तों क्या होगा, असेसी जो है, मान लीजिए मिस्टर ए है, उसने ऑडिट करवानी है मिस्टर बी से, तो ये सीए है मिस्टर बी, इसको ऐड करेंगे। ये मेंबरशिप नंबर होता है दोस्तों हर सीए का। अगर सामने वाले व्यक्ति से आपने ऑडिट करवानी है तो उस सीए का आप पहले मेंबरशिप नंबर लेंगे और आप उसको अपनी प्रोफाइल में सीए ऐड कर देंगे। फिर आप उनको फॉर्म असाइन करेंगे, क्योंकि आपको फॉर्म भी तो भरना है। 3CBCD का फॉर्म उनको असाइन कर देंगे। अब क्या होगा, अब वो सीए साहब हैं दोस्तों अपनी लॉगिन खुद की करेंगे। जो सीए साहब है वो अपनी पैन नंबर से लॉगिन नहीं करेंगे। इनका ARCA, फिर इनका दोस्तों 6 डिजिट का यूजर आईडी होती है, तो ये ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर वो क्या करेंगे, अपना लॉगिन करेंगे, वर्क लिस्ट में जाएंगे। मान लीजिए 10 लोगों ने उनको ऐड कर रखा है तो ये फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर वो सीए साहब क्या करेंगे, अपनी ऑडिट वगैरह प्रिपेयर करेंगे, 3CD बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। फिर अपनी वो ऑडिट रिपोर्ट है अपलोड कर देने वाले हैं। इसके बाद में फिर असेसी पर आ जाएंगे। सीए साहब ने अपना काम कर दिया, अब वो असेसी उस ऑडिट रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेगा। पहले डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत पड़ती थी, अब इंडिविजुअल को आधार OTP से ही ऑडिट अपलोड एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर अपनी आईटीआर 3 का फॉर्म इनको भर देना है।
तो दोस्तों ऑडिट को करने के लिए पहले एसएससी जिस व्यक्ति ने अपनी ऑडिट करवानी है वो अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाएगा और उसे यहाँ पे incometax.gov.in पर आने के बाद यहाँ लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अगर लॉगिन ऑलरेडी नहीं कर चुका है, रजिस्टर ही नहीं किया है, तो पहले उसको रजिस्टर करना है, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। अब यहाँ पे जो व्यक्ति ऑडिट करवाना चाहता है उसे अपना पैन नंबर या आधार नंबर दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड करके आधार ओटीपी से नया पासवर्ड बना सकते हैं। इसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपका इस तरह का फॉर्म खुल जाने वाला है। यहाँ मैं फिर बता दूं, जिस व्यक्ति ने ऑडिट करवानी है उसका नेम यहाँ पे आ जाने वाला है। अब दोस्तों आपको दो काम करने हैं। एक काम तो ये करना है कि आपको सीए ऐड करना है। जिस सीए से आप ऑडिट करवाना चाहते हैं उसके बाद में उसको फॉर्म असाइन करना है, जो फॉर्म आप अपना करवाना चाहते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे थर्ड में ऑथोराइज्ड पार्टनर करके आपको ऑप्शन आ रहा है, जिसके ऊपर आपको सिंपली दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब ऑथोराइज्ड पार्टनर के अंदर सेकंड ऑप्शन देखिए दोस्तों, माई चार्टर्ड अकाउंटेंट माई सीए आ रहा है। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। आपने एक से ज़्यादा सीए को भी आप अपना ऐड कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों एक्टिव 0 दिखा रहा है, इनएक्टिव है कि पहले कोई सीए था उसको आपने यहाँ से डिलीट कर दिया था। कोई टेंशन नहीं है, नो एक्टिव सीए फाउंड आ रहा है। अब आपको क्या करना है, राइट साइड में ऊपर आपको यहाँ ऐड सीए का बटन दिखाई दे रहा होगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों जिस सीए से आपने ऑडिट करवानी है उससे आपकी राम राम बातचीत होनी चाहिए। फिर आपको उसका मेंबरशिप डाल देना है। जैसे ही आप उसका मेंबरशिप डालेंगे, नहीं पता तो उन सीए साहब से पूछ लीजिए। फिर आपका नेम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे आ जाने वाला है। अब आपको सिंपली ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड करेंगे ये फिर से पूछेगा क्या सच में आप इसको ऐड करना चाहते हैं इन सीए साहब को, तो आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको आएगा रिक्वेस्ट फॉर एडिंग सीए हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड और ये रेफरेंस आईडी आपकी आ चुकी है। अब आपको क्लोज बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे उस सीए का नाम आ चुका है, सीए का जो एडेड हुआ है वो कब हुआ है वो आ गया है और यहाँ पे स्टेटस उनका एक्टिव आ रहा है। अब यहीं से सीधा ही आप असाइन फॉर्म कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप उन्हें फॉर्म 3CD असाइन करना चाहते हैं, CBCD या CACD, उस पर क्लिक करेंगे असाइन फॉर्म पर तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये आ जाएगा। लेकिन हम आपको फिर से नए सिरे से बताने वाले हैं। आपको ई फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, इसके ऊपर आ जाना है। जैसे आप फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर आएंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्म दिखाई देने वाले हैं। इसमें देखिए ऐसा कोई पर्सन जो बिजनेस या प्रोफेशन करता है, विदाउट बिजनेस करता है और अदर सोर्स वगैरह का आता है, तो आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, 3CD लिखना है। तो आपके सामने दो फॉर्म आ गए जो मैंने आपको बताया था, 3CACD आ गया और 3CBCD आ गया। तो आपको मैंने बताया था जिनकी कहीं और ऑडिट हो रही है तो उनको तो 3CACD में जाना है, अदरवाइज 3CBCD के अंदर आपको जाना है। बाकायदा इन्होंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ऐसा प्रोफेशन है जिसकी ऑडिट अंडर एनी अदर लॉ भी हो रही है। तो हमने यहाँ पे अब फॉर्म 3CBCD करना है। नॉर्मल 99% या 80-90% यही जाते हैं। फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों अब यहाँ पे आपका आ चुका है आपका पैन नंबर। अब आपका ये फॉर्म 3CD पहली बार भर रहे हैं तो ओरिजिनल आएगा, मतलब इस साल का पहली बार आपने पहले कभी भर दिया, जैसे ITR को रिवाइज करते हैं इस फॉर्म को भी रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद में असेसमेंट ईयर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर आपका 25-26 ओरिजिनल आ जाएगा। अब दोस्तों ये पूछता है कि आप किस चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाना चाहते हैं। इस चेकबॉक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे जितने भी CA आपने ऐड कर रखे हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। इनका मेंबरशिप नंबर यहाँ आ चुका है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने कुछ देने हैं तो ऑप्शनल है, नहीं डालेंगे तो भी आपका फॉर्म असाइन हो जाएगा। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे ये देखिए दोस्तों, यू हैव सक्सेसफुली एडेड CA सुमित शर्मा को और यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर भी आ चुका है। अब योर रिक्वेस्ट इज पेंडिंग विद CA, इसका क्या मतलब है, अब आपके वो CA साहब आपकी इस एक्सेप्ट करेंगे इसको, फिर माना जाएगा कि आपकी ऑडिट अपलोड करने का आगे का प्रोसेस बढ़ेगा। गो टू डैशबोर्ड पर जाते हैं तो अब सेम का सेम प्रोसेस अब असेसी का आ जाएगा। अब इस असेसी को आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, फिर से यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है, क्योंकि अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट CA, हालांकि हो सकता है आप एज ए CA इस वीडियो को ना देख रहे हो, लेकिन फिर भी आपको तो प्रोसेस का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर एक SSC होता तो वो अपना पैन नंबर डालता या आधार नंबर डालता, लेकिन अब एज ए CA
अदर यूजर आईडी हमें डालनी पड़ेगी। अदर यूजर आईडी क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे ARCA, क्योंकि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है और चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इसके बाद में हमें हमारी मेंबरशिप नंबर 6 डिजिट की डालनी है ताकि ये 10 डिजिट पूरे हो जाएं। उसके बाद में सेम वही चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट कर सकते हैं। इसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब CA का इस तरह का लॉगिन आ जाएगा दोस्तों। ये कहता है कि पैन कार्ड इस CA के लॉगिन आईडी से रजिस्टर्ड नहीं है। देखिए बिना मतलब की बात यहाँ की जाती है, क्योंकि इसका पैन और आधार से ये लॉगिन वैसे भी नहीं होता है। अब यहाँ देखिए दोस्तों 1 2 3 4 ही ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप एक टैक्स पेयर के तौर पर करते तो काफी ऑप्शन आपको दिखाई देते। अब आपको यहाँ पे पेंडिंग एक्शन दिखाई दे रहा होगा। ये CA का लॉगिन मैंने दिखाया दोस्तों। पेंडिंग एक्शन में जाने के बाद वर्क लिस्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। किसी भी SSC ने आपको ऐड कर रखा होगा तो यहाँ पे आपका वो आ जाने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन दिया जा रहा है। आप चाहते हैं कि किसी ने आपको बिना मतलब से ही धक्के से ही CA ऐड कर दिया, फॉर्म असाइन कर दिया, आप सिंपली उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए फॉर्म 3CB 3CD है, असेसमेंट ईयर 25-26 है, पेंडिंग फॉर एक्सेप्टेंस है। तो हम अब यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करके दिखाएंगे। किसी तरह का कोई OTP नहीं जाता है। जैसे ही हमने एक्सेप्ट पर क्लिक किया, एक्सेप्टेड सक्सेसफुली आ चुका है और ट्रांजैक्शंस आईडी भी आ चुकी है। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए रिक्वेस्ट है, हैज़ बीन एक्सेप्टेड है। इस जो भी आप CA ऐड करेंगे, फॉर्म असाइन करेंगे और जो एक्सेप्ट करेंगे, इन सभी की ईमेल जाती है, इस सभी का टेक्स्ट मैसेज जाता है। ये SSC को भी जाता है और एक CA को भी जाता है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली फिर से बैक टू वर्क लिस्ट पे आएंगे और जिस SSC को हमने ऐड किया था, यहाँ पे CA ने 6 फॉर्म अभी तक अपलोड करने हैं। तो अब आपको यहाँ पे अपलोड फॉर्म पर क्लिक करना है। मैंने आपको बताया एज ए CA आपको कैसे अपलोड करना है। जैसे ही अपलोड फॉर्म पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सबमिशन आपका ऑफलाइन है। बहुत बार क्या होते हैं, जैसे कि एज ए CA बहुत तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूबेल हो गया, क्लियर टेक्स हो गया और जीनियस हो गया, बहुत तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। उनमें क्या है, झंझट नहीं होता है। एक CA उस फॉर्म सॉफ्टवेयर में फीड करता है डेटा और ऑटोमेटिक अपलोड हो जाती है। लेकिन अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फॉर्म 3CD, फॉर्म 3CB ये हमें यहाँ पे अपलोड करना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने से पहले ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि उसी के अंदर ही तो आप काम करेंगे। इससे आपको जनरेट जेसन में फ़ायदा मिलेगा और प्री फिल्ड जेसन है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने जैसे ही डाउनलोड के ऊपर गए तो दोस्तों यूटिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो फॉर्म है यूटिलिटी का, इसको लास्ट 10 सितंबर को यहाँ पे अपडेट किया गया था। तो फॉर्म यूटिलिटी इसको आप क्या कर सकते हैं, अपने फोल्डर पर डाउनलोड कर सकते हैं, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं। उसको डाउनलोड करने के बाद इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे प्री फिल्ड जेसन है ये भी डाउनलोड कर लेनी है, क्योंकि जब आप उस यूटिलिटी के अंदर अपना काम करेंगे तो ये जेसन से आपका डेटा मोस्ट ऑफ द केसेस में आ जाएगा। अब दोस्तों ये जेसन जो आप बना लेंगे विदाउट एरर के, उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। बाद में आपको बैलेंस शीट के जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का जो फॉर्मेट था दोस्तों, वो अब एक बार एक्सटेंड हो गया है। यहाँ पे सिंपल 1 पेज की बैलेंस शीट जो आपके यहाँ पे समरी टाइप से आ जाएगी और नीचे CA साहब के सिग्नेचर वगैरह हो जाने चाहिए। सेम टू सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अटैच कॉस्ट ऑडिट ये कंपलसरी नहीं है और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जाती भी नहीं है। अदर्स के अंदर क्या करना है, 3CD का दोस्तों PDF है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद में नीचे सीधा ही सबमिट बटन पर ले जाएगा, लेकिन ये बोलता है कि अटैचमेंट 50 MB से कम की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह की आपका जो सेटअप है E-फाइलिंग का, यूटिलिटी है एप्लीकेशन टाइप से आपकी डाउनलोड हो जाने वाली है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। ये देखिए आपको बोलता है कि आप कैसे इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। एक तरह से एक एप्लीकेशन है जो आपको ऐसा फील कराएगा कि डायरेक्ट ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर ही आप काम कर रहे हैं। इस सेटअप को आप अपने कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह का आपका ये यूटिलिटी है। देखिए डेस्कटॉप यूटिलिटी फॉर्म है, उसका वर्जन दिया गया है। अब आपको क्या करना है, सिंपली कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपका इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा। अब दोस्तों मैंने आपको फिर से बताया 3CACD या 3CBCD, आपको 3CBCD के ऊपर अब यहाँ पे फाइल नाउ पर क्लिक कर देना है। हो सकता है आपका 3CACB हो। अब आपको डाउनलोड प्री फिल डेटा, इंपोर्ट प्री फिल डेटा जेसन आपको इंपोर्ट करनी है या कंटिन्यू विदाउट रीफिल। मैंने अभी आपको एक डाउनलोड करके दिखाया था दोस्तों प्री फिल डेटा, उसको अब यहाँ पे आपको इंपोर्ट कर लेना है, डाउनलोडेड प्री फिल डेटा। तो जैसे ही आपको प्री फील्ड इंपोर्ट करना है, फिर से आपको अपना पैन नंबर,
ओरिजिनल और यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या है, प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। अब जो फाइल आपने डाउनलोड की थी, दो चीज़ें मैंने आपको डाउनलोड करके बताई थी। एक तो आपने अपना जैसन का ये यूटिलिटी की थी और दूसरा दोस्तों प्री फिल्ड जैसन किया था, उसको आप यहाँ पे अब इंपोर्ट कर दीजिए। ये देखिए जैसे ही इंपोर्ट किया तो काफ़ी तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, पैन वगैरह, एड्रेस वगैरह, ये चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। इंपोर्टेड प्री फिल्ड जैसन फाइल सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है, प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे फिर से बेसिक चीज़ बता देगा, फाइल फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हमें फाइल फॉर्म करना है, ITR भरते हैं तो लेट्स गेट स्टार्टेड करते हैं। इस फॉर्म को भी अब हम लेट्स गेट स्टार्टेड कर देने वाले हैं। अब आपको दो तरह के फॉर्म भरने हैं, 3CB का फॉर्म होता है और 3CD का होता है। 3CD का दोस्तों मैंने आपको डिटेल में बताया, 1 से लेकर के 44 पॉइंट्स होते हैं, जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है कि कैसे कैसे किस किस पॉइंट में क्या जाता है। ये आपको अपनी वर्किंग करनी है। 44 के अंदर दोस्तों 1 से 8 तक तो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और बची थोड़े बहुत हैं उसके अंदर से कम आपके 8 से 10 पॉइंट हैं, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अदरवाइज ज़्यादा डिटेल आपको नहीं डालनी पड़ती है। फॉर्म 3CB पर क्लिक करेंगे जैसे ही हम, तो यहाँ पर दोस्तों अब चार्टर्ड अकाउंटेंट बताएंगे कि मैं अपनी इस ऑडिट को साइन कर रहा हूँ, आई है। अगर आपकी फर्म है तो आप वी भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करना है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ट्रस्ट एनजीओ वगैरह पर होती है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 वाला जो पीरियड है उसको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ऑडिट जो हम कर रहे हैं वो तो 31 मार्च की ही कर रहे हैं। तो ये देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च। अटैच यहाँ पे आपका दोस्तों ये देखिए फर्म का नाम आ चुका है। अब आपको फर्म का नाम डालने के बाद यहाँ पे एड्रेस वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। पार्ट ए के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे एड्रेस डाल देना है, उस संस्था का डाल देना है, प्लेस डाल देना है, कितनी ब्रांचेज वगैरह हैं। इसकी ब्रांचेज नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे 0 भी कर सकते हैं। अगर कोई ब्रांच वगैरह की है तो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपने कमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस डाल सकते हैं कि इसके बुक्स ऑफ अकाउंट थे, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नीचे आपको दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस आपको पूछ रहा होगा तो उसके हिसाब से आप अपना यहाँ पे देखिए दोस्तों प्रॉफिट या लॉस डाल सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाएंगे तो CS आपकी डिटेल आ जाएगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उनका एड्रेस आ जाएगा। अब दोस्तों किस तारीख को आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हैं ये लिखना है, प्लेस लिखना है। इसके बाद में सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करेंगे फॉर्म 3CA हमारा, ये देखिए दोस्तों 3CB सॉरी हमारा यहाँ प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है। अब 3CD जो मैंने आपको बता दिया था 44 पॉइंट होते हैं, 1 बाई 1 आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे। डिटेल में दोस्तों मैं आपको नहीं लेकर के जा सकता क्योंकि आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है 1 से 8 ज़्यादा कुछ नहीं होता है, 9 से 17 इसमें आधे से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ ना, 80% तक आपके जो हैं ये सारे के सारे फॉर्म हैं, ये डिटेल है, ये आपकी नॉट एप्लीकेबल हो जाती है। अब ये देखिए दोस्तों 1 से 8 तक अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे जिसकी ऑडिट कर रहे हैं उसका नेम, एड्रेस आ जाएगा। 4th नंबर पे ये पूछते हैं कि क्या आप कहीं और भी रजिस्टर्ड हैं क्या। मान लीजिए इनकम टैक्स के अलावा GST में, एक्साइज में हैं तो यस करके आपको ऐड डिटेल करके वहाँ पे डाल देना है कि आप कहाँ पे हैं। ये देखिए दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, हमने GST नंबर ले रखा है तो GST डाल देंगे। कौन से स्टेट के अंदर हमने GST ले रखा है वो हम यहाँ पे अपना सेलेक्ट स्टेट कर लेंगे, फिर ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। GST नंबर के बाद में दोस्तों हमारा स्टेटस डालना है, प्रीवियस ईयर 1/4/24 से 31/3/25 जिसका असेसमेंट ईयर 25-26 हो जाएगा। 8 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कि आपकी ऑडिट आप क्यों करवा रहे हो। हमने आपको बताया था 1 करोड़ से ऊपर है तो अलग केस होगा। स्टेटस दोस्तों आप यहाँ पे AOP, BOI जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल करना है। अगर पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर P है, हमारे केस में दोस्तों फर्म है तो हमने F कर दिया है। इसके बाद में आपकी ऑडिट क्यों हो रही है, 8 नंबर में यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप इनको रीज़न देंगे कि आप अपनी ऑडिट क्यों करवा रहे हैं। एक से ज़्यादा रीज़न भी आप अपना यहाँ पे दे सकते हैं अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं तो। अब ये देखिए दोस्तों 44ABA, 44ABB अगर आपकी 50 लाख से ज़्यादा रिसीट है तो ये, और 1 करोड़ से ज़्यादा की सेल है तो ये कर देंगे। आपको ऐड बटन पर क्लिक करके सेव बटन पर क्लिक कर देना है। ये देख सकते हैं 1 से 8 तक आपका फॉर्म है कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों आपको 9 से 17 पर आ जाना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये देखिए एक एक क्लोज को आपको मैन्युअली डालना पड़ेगा और इस क्लोज को कैसे एक PDF में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको बड़े ही अच्छे तरीके से। उस वीडियो को भी आई बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे कि 9 नंबर पर आप जाते हो, आपको ये पूछेगा कि आप AOP BOI तो हैं या नहीं है, तो आप सिंपली नो करेंगे और उसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे आपको एसोसिएशन ऑफ पर्सन या इस तरह का आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर आपने पार्टनरशिप फर्म सेलेक्ट
किया है तो आप यहाँ पे आपको उन पार्टनर का नेम डाल करके आपको दोनों पार्टनर, कम से कम 2 पार्टनर तो होने चाहिए, अदरवाइज आपको ये सीधा ही नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ सकते थे। तो दोनों पार्टनर्स की डिटेल हमने डाल दी। 9 नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। 10 नंबर में हम जाएंगे। आपका कहता है कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आप क्या काम करते हैं। ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। आपके असेसी यहाँ पे रिटेल ट्रेडर हैं, होलसेल ट्रेडर हैं, ये देखिए दोस्तों आपको यहाँ से ले लेना है होलसेल एंड रिटेल ट्रेडर। जो आपको कोड समझ नहीं आ रहा है तो आप गूगल वगैरह भी कर सकते हैं। ये आपको लास्ट में होलसेल एंड रिटेल ट्रेडिंग, मान लीजिए हमारा ये जो कस्टमर है रिटेल ट्रेडिंग और या होलसेल ट्रेडिंग किसी भी चीज़ की करता है, वो आपको प्रॉपर यहाँ पे देख लेना है। ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। क्या आपने कोई अपने बिजनेस की डिटेल को चेंज किया है, अपने बिजनेस का नेचर, नो करेंगे, सेव कर देंगे। इस तरह से आपको एक एक पॉइंट्स को मैनुअली जा करके दोस्तों यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि आपको मैंने फिर से बताया एक एक चीज़ को करेंगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट आपकी बनती है, बिल्कुल बनती है। हम यहाँ पे यस करेंगे। कौन कौन सी बुक्स अकाउंट आपने बनाई है यहाँ पे आपको ऐड करना है। मान लीजिए दोस्तों आपने कैश बुक बनाई है, आपने लेजर बनाया है, आपने जनरल बनाया है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डाल करके ऐड कर देनी है। ऐड करेंगे, नीचे आपको कि ऊपर वाली थी वही आपने प्रिस्क्राइब की है और वही आपने यहाँ पे एग्जाम की है, चेक भी की है, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अब ये पूछता है कि आपकी बुक्स कहाँ पर मेंटेन हैं, तो आप अपना जिस भी जगह पर इस बिजनेस अकाउंट है जहाँ पर जीएसटी नंबर होता है यूजुअली वहीं पर ही इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होती हैं। 11 नंबर पॉइंट हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेनेंस का हो चुका है। 12 नंबर में क्या आप प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में किसी इस सेक्शन के अंदर जाते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में नो हो जाएगा। 13 से 14 नंबर में दोस्तों आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपको मेथड ऑफ अकाउंटिंग पूछेगा कि आप किस मेथड से करते हैं, कैश से या मर्केंटाइल से, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मर्केंटाइल होता है। आपने अपनी अकाउंटिंग को चेंज किया है, नहीं किया है। और दोस्तों आईसीडीएस की डिस्क्लोजर भी आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड होते हैं। यहाँ पर आपको ये देखिए आईसीडीएस सारे के सारे आपको मैनुअली सेलेक्ट करने हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी है, अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट है या जो भी है वो प्रॉपर आपको डिटेल यहाँ पे डालनी है। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आप ऊपर आते हैं ये देखिए आपको कोई एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी सेक्शन 145(2) के अंदर, नो कर देंगे। जो भी कमी छोड़ते जाएंगे, सेव करेंगे तो आपको ये पूछता जाएगा। अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं 15, 16, 17 नंबर पर आ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे एक एक कॉलम के अंदर आएंगे, जो जो चीज़ें आपको पूछी जा रही है, कैपिटल आपकी एसेस थी वो स्टॉक में कन्वर्ट की थी, नहीं की थी। इसके बाद 16 नंबर के अंदर वो बोलते हैं कि ऐसा कोई भी अमाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने क्रेडिट नहीं किया है उसको अलग से यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो बिजनेस का ही हेड होना चाहिए। 16 हो गया। 17 नंबर में भी दोस्तों आपके कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। अब दोस्तों ये देखिए 18 से 27 नंबर के अंदर, 18 नंबर में आपके डेप्रीशिएशन अगर आपकी किसी भी चीज़ की है तो डेप्रीशिएशन का चार्ट आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। जैसे आप ऐड करेंगे तो उस एक एक फिक्स असेट का हेड डालना पड़ेगा आपको यहाँ पे दोस्तों। अगर आप अपलोड करना चाहते हैं एक्सेल की फाइल को अपलोड भी कर सकते हैं, कितना ऐड हुआ, कितना डिलीट हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें डाल करके आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। 21 नंबर क्लोज के अंदर दोस्तों आपसे ये पूछता है कि आपने क्या कभी भी कैश से ज़्यादा की पेमेंट दी, क्योंकि डिसअलाउंसेस का ये शेड्यूल है तो आपको यहाँ पे सिंपली यस करना है। 2 जगह आपसे मैंडेटरी रूप से पूछेगा क्या आपने ऐसा कोई खर्चा तो नहीं किया, मतलब अदर देन कैश में, तो आपको वहाँ पे यस करना है क्योंकि अदरवाइज वो डिसअलाउंसेस की डिटेल आपसे मांगने वाला है। 22 नंबर भी दोस्तों काफ़ी खतरनाक कॉलम है। ये देखिए अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एडमिसेबल, आपको पता होगा एमएसएमई में कोई रजिस्टर है, 15 दिन तक आप उसको पेमेंट नहीं करते हो, एग्रीमेंट है तो 45 दिन तक भी नहीं करते हो, तो जितना भी आपका बैंक रेट है, मान लीजिए 7% है तो उसका 3 गुना 21% आपको यहाँ पे ब्याज देना पड़ेगा। और वो ब्याज आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आपने डाल दिया वो डिसअलाउ भी होने वाला है। ऐसा कोई केस अगर आपका भी है तो आप क्लोज नंबर 22 में उस एमएसएमई का जो है अमाउंट है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी पेड है, कितनी अमाउंट आपने एमएसएमई को पे करनी है, इसकी भी प्रॉपर रिपोर्टिंग यहाँ पे जाती है दोस्तों। 23 नंबर में पेमेंट टू रिलेटिव, मैं आपको मेन पॉइंट भी बता दूंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि जिनके अंदर तो कुछ ना कुछ डेटा 99% केस में आता ही आता है। पेमेंट टू रिलेटिव में मान लीजिए नेम क्या है, एक मिस्टर ए है, उसका भाई है मिस्टर बी, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोस्तों उसका क्या रिलेशन है, तो उस रिलेशन, उस रिश्तेदार को इन्होंने क्या अमाउंट दी है,
क्यों दी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स के अंदर मान लीजिए उसने अपने भाई को सैलरी दी है, सैलरी दे दी दोस्तों 5 लाख रुपए, और वही काम जो 5 लाख वाला था ये 1 लाख में हो जाता, तो ये यहाँ पे डिसअलाउंसेस का कारण बनता है 23 नंबर के अंदर। फिर आपको आ जाना है 24 नंबर के अंदर। 24 और 25 नंबर को हम सिंपली सेव कर देंगे। 26 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 26 के अंदर बड़ा भी है दोस्तों। अगर आपका 31/3/25 को कोई भी सरकार का पैसा बकाया पड़ा था, जैसे कि जीएसटी का, टीडीएस वगैरह का, तो आपने पे किया या नहीं किया, देखिए पेड ऑन बिफोर, तो आपको यहाँ पे डाल देना है कि इस तारीख को हमने ऑलरेडी पे कर दिया है, अदरवाइज वो भी डिसअलाउ हो जाता है। 27 नंबर के अंदर भी कोई आईटीसी वगैरह था आपका इस तरह का, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है, अदरवाइज सिंपली आप यहाँ पे भी नो कर सकते हैं। अब 28 से 32 के अंदर आपको दोस्तों आ जाना है। एक एक कॉलम को अगर आप डालते रहेंगे, ये देखिए 28 नंबर आपका यहाँ पे ओमिट हो गया है, मतलब ये हटा दिया गया है। 29 30 में भी ज़्यादा कुछ नहीं होता है। 31 नंबर के अंदर दोस्तों पेमेंट टू रिलेटिव, 31 नंबर में अनसिक्योर्ड लोन आपने पहले किसी से लिए, किसी को दिए, उसकी डिटेल आपको 31A के अंदर और 31C के अंदर रीपेमेंट की डिटेल डालनी होती है। 30 नंबर में ये हुंडी वगैरह कुछ पूछेगा, आपने इस सेक्शन को इंप्रिजमेंट किया था, कुछ इस तरह का आ रहा है तो सिंपली आपको नो कर देना है। अब दोस्तों मैंने 31 का ए और 31 का सी आपको बताया था, इसके अंदर आपको डिटेल डालनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन आपने किसी से लिया, किसी से दिया। 31A के अंदर ये आप देखिए दोस्तों सेक्शन 269SS के अंदर यहाँ पे कैश के अंदर आप 20,000 से ज़्यादा किसी से लोन नहीं ले सकते हो। 31A के अंदर कब किससे लोन लिया, कितना मैक्सिमम था, कैसे पे किया, और 31C के अंदर यहाँ पे रीपेमेंट आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपको अपने हिसाब से यहाँ डिटेल डालनी है, फिर आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। 33 नंबर के अंदर दोस्तों आपको पार्ट बी के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन वाइज डिडक्शंस हैं जो आपको यहाँ पे लेनी है। अगर कोई है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज सिंपली सेव बटन पर नो करके इसको सेव कर सकते हैं। 34 नंबर के अंदर दोस्तों आपको टीडीएस की डिटेल डालनी होती है। अगर पिछले साल आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा की सेल या 50 लाख से ज़्यादा की सर्विस है, तो कंपलसरली रूप से आपने जिसका टीडीएस कितना कितना काटा, कौन से सेक्शन पे काटा, क्या आपने टीडीएस की रिटर्न्स वगैरह प्रॉपर से भरी, ये सारी की सारी डिटेल आपको पॉइंट नंबर 34 में डाल देनी है। इसके बाद में सेव बटन पर क्लिक कर देना है। 35 नंबर के अंदर दोस्तों क्वांटिटी डिटेल, अगर आपने मान लीजिए एक ट्रेडिंग अकाउंट है आपका ए, इसके अंदर कितना ओपनिंग क्वांटिटी पड़ी थी, कितनी आपने परचेज कर ली, कितनी आपने सेल कर ली, कितना आपके पास स्टॉक पड़ा था, अलग अलग आइटम का 10 आइटम है, उन 10 की आइटम की डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, वो 35 नंबर में आपको डाल देना है। 36 के अंदर दोस्तों सिंपली आप नॉट एप्लीकेबल नो कर दें। 37 के अंदर आपकी कोई कॉस्ट ऑडिट वगैरह हुई थी दोस्तों, कॉस्ट ऑडिट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मैन्युफैक्चरर वगैरह होते हैं उनके ऊपर होती है, आपको 37 नंबर को भी सेव कर देना है। 38 नंबर में पूछेगा कि कोई सेंट्रल एक्साइज की ऑडिट वगैरह होती है, इसको भी हुई है तो नो, अदरवाइज नोट एप्लीकेबल कर सकते हैं। 39 नंबर पॉइंट पे आ जाना है। 39 को भी नोट और नोट एप्लीकेबल कर देंगे। अब 40 नंबर के अंदर दोस्तों क्या होता है, आपका जीपी रेशियो, आपका एनपी रेशियो, आपका स्टॉक रेशियो जो होता है, मान लीजिए कितनी टर्नओवर इस साल थी और कितनी टर्नओवर पिछले साल थी, कितना प्रॉफिट ग्रोथ था, कितना नेट था, कितना स्टॉक था, और ये पिछले साल का था। यहाँ पे परसेंटेज दोस्तों ऑटोमेटिक ही अपने ये बना देने वाले हैं। इसके बाद में आपको नीचे सेव कर देना है। 41 नंबर के अंदर भी दोस्तों आपकी कोई डिमांड, कोई आपका रिफंड था, वो आपको यहाँ पे डालना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने आपको बता दिया नोट एप्लीकेबल बहुत जगह पर हो जाता है। अभी देखिए फॉर्म 61, 61A, 61B इस तरह का कोई आपके ऊपर एप्लीकेबल था तो 42 के अंदर आ जाएगा। 43 के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ये पूछता है कि एसएससी कोई एंटिटी है, अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी है, यस या नो है, तो दोस्तों आप भी सिंपली इसको नो कर देंगे, क्योंकि आपके ऊपर कई चीज़ें एप्लीकेबल होती ही नहीं है। 44 नंबर में जीएसटी की रिपोर्टिंग आपको ब्रेकअप वाइज करनी है दोस्तों। इसने किसी भी तरह की कोई परचेज की, किसी भी तरह का कोई एक्सपेंसेस किया, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट की जितनी भी इसकी मदें होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कितनी भी होती है, उसके अंदर आपको डालना है ब्रेकअप कि जीएसटी से रजिस्टर्ड से कितना था, अनरजिस्टर्ड से कितना था, इसके बाद एग्जम्प्ट से कितना लिया, कॉम्पोजिशन वालों से कितना लिया, ये सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पे डालना है। ये आप जब प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे दोस्तों, आपका सॉफ्टवेयर ये बना करके दे देगा। ये देखिए टोटल खर्चे, इसके बाद में एग्जम्प्ट, कंपोजिशन, अदर रजिस्टर्ड एंटिटी,
इस हिसाब से आपको नोट रजिस्टर्ड वाले हैं वो सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पे डाल करके सेव बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों 44 के 44 पॉइंट आपके कंफर्म हो चुके हैं। अकाउंटेंट डिटेल के अंदर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आपकी ऑडिट कर रहे हैं उनकी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे, क्योंकि आपने जैसन को इंपोर्ट किया था, सेव बटन पर क्लिक कर देना है। कोई भी कमी पेशी होगी तो आपको ये बता देगा। अदरवाइज फॉर्म 3CBB और 3CDB दोनों के दोनों भरे जा चुके हैं। अब आपको प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना है। एक एक फॉर्म को दोस्तों आप मैन्युअली चेक कर सकते हैं, क्लिक करके देख सकते हैं जो भी कॉलम आपने यहाँ पे दिखाए थे। अब आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब नीचे आपको डाउनलोड जैसन पर क्लिक कर देना है। ये जैसन की फाइल है, आपकी डाउनलोड हो चुकी है। अब इस जैसन की फाइल को दोस्तों इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाना है। मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट अपलोड करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपलोड करना है, ये जैसन की फाइल ऊपर अपलोड करनी है, 3CD का फॉर्म है दोस्तों वो अपलोड करना है। वो अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पे ऑडिटर साहब का डिजिटल सिग्नेचर लगाना पड़ेगा और आपकी ऑडिट अपलोड हो जाने वाली है। तो इस तरह से ये ऑडिट का प्रोसेस चलता है। दोस्तों ऑडिट से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर को आपको रजिस्टर कैसे करना है इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। बड़े ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।